हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है रेजोनेंस। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रेजोनेंस होता क्या है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी एक से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पॉसिबल होता है, बट इनमें से कोई भी लुईस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज़ को कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाती, और जो मॉलिक्यूल है उसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर इन सभी पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर के बीच की कोई स्ट्रक्चर होती है। तो ये फिनोमेना होता है रेजोनेंस। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे एग्जाम्पल है ओजोन का। ओजोन की स्ट्रक्चर को हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये ओजोन की एक पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर है। ओजोन के एक स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। पाई बॉन्ड की पोजीशन बदल दी है, तो ये दोनों ओजोन की पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अगर देखें तो दोनों स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड भी है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 148 पिकोमीटर और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 121 पिकोमीटर। बट जब एक्सपेरिमेंटली ओजोन की बॉन्ड लेंथ निकाली गई तो वो है 126 पिकोमीटर। यानी ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर दोनों ही ओजोन की बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। तो जो ओजोन की एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इन दोनों स्ट्रक्चर का कोई इंटरमीडिएट है, तो उसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये जो डॉटेड लाइन बनाई है दैट मीन्स पार्शियल बॉन्ड, यानी कंप्लीटली डबल बॉन्ड नहीं है, इन दोनों पोजीशन पे पार्शियल बॉन्डिंग है। ओके, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है ओजोन की वो कहलाती है रेजोनेंस हाइब्रिड। और ऑल द पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर्स are known as resonating structures. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में इस तरह से डबल हेडेड एरो लगाया जाता है और लास्ट में इस तरह से रेजोनेंस हाइब्रिड को लिखा जाता है। चलिए आपको कुछ और एग्जांपल्स बताती हूँ। कार्बोनेट एनायन, कार्बोनेट एनायन की ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, हम पाई बॉन्ड यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये भी कार्बोनेट एनायन की सेकंड पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर है। कार्बोनेट एनायन की एक स्ट्रक्चर ये भी हो सकती है। ठीक है, तो ये तीनों जो पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर्स हैं ये कार्बोनेट एनायन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और जो कार्बोनेट एनायन की एक्चुअल स्ट्रक्चर है -2 चार्ज ऐसे उस तरह से ऊपर लिखा जाएगा, वो ये है। तो देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड की पोजीशन बदली है। तीनों स्ट्रक्चर्स को देखिए, इन तीनों स्ट्रक्चर्स में पाई बॉन्ड की पोजीशन बदली है। इसी तरह से नाइट्रेट एनायन की भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की जा सकती है। ये नाइट्रेट एनायन की स्ट्रक्चर्स देखिए, हम पाई बॉन्ड की पोजीशन बदलते जा रहे हैं। इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है। ये तीनों नाइट्रेट एनायन की पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और एक्चुअल नाइट्रेट एनायन में यहाँ पार्शियल बॉन्ड चार्ज साइड में इस तरह से लिख दिया। इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमने पाई बॉन्ड की पोजीशन बदली है। देखिए जैसे यहाँ पाई बॉन्ड पहले इस पोजीशन पे था, फिर इस पोजीशन पे है, और थर्ड स्ट्रक्चर में इस पोजीशन पे है। तो पाई बॉन्ड जो है वो लोकेलाइज नहीं है। लोकेलाइज होना मतलब एक ही पोजीशन पे रहना। पाई बॉन्ड डीलोकेलाइज है, मतलब वो एक से ज्यादा पोजीशन पे हो सकता है। तो इसको बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो रेजोनेंस इज द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स के अलावा लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स भी डीलोकेलाइज हो सकते हैं। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो डीलोकेलाइज हो सकता है। और आप देखेंगे इन सभी में नेगेटिव चार्ज भी डीलोकेलाइज हुआ है। ठीक है, सो व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस इज द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर, सिंगल इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखिए आप, रेजोनेंस कब होता है? जब मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन हो। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेशन का मतलब होता है
डबल बॉन्ड के ऑल्टरनेट पोजीशन पे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, या फिर डबल बॉन्ड के ऑल्टरनेट पोजीशन पे लोन पेयर हो, या फिर नेगेटिव चार्ज हो, या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, या फिर पॉजिटिव चार्ज हो। ये सारी कंडीशंस हैं कॉन्जुगेशन की। कॉन्जुगेशन का मतलब डबल बॉन्ड की ऑल्टरनेट पोजीशन पे ये सब आ जाना, यानी सिंगल बॉन्ड के डिफरेंस पे ये सब आ जाना। अगर किसी मॉलिक्यूल में ये सब है तो हम उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप इसका एग्जांपल ले लीजिए, कार्बोनेट का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन था तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाए। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, इस तरफ भी कॉन्जुगेशन है तो हम इस तरफ भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही नाइट्रेट एनायन का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। ओके, ओजोन का भी देख लीजिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन है इसलिए हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो कॉन्जुगेशन होना जरूरी है रेजोनेंस के लिए, और रेजोनेंस है डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स कौन से? पाई इलेक्ट्रॉन्स या पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, लाइक लोन पेयर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो डीलोकेलाइज होंगे। ठीक है, तो जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते वक्त एटम की पोजीशन नहीं बदलती है। आप कोई भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, हमने किसी भी एटम की पोजीशन नहीं बदली है। रेजोनेंस इज ओनली द डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, बट सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन नहीं बदलती है। कोई भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, हमने सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन नहीं बदली। जैसे ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड है, वो नहीं चेंज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। जितने अनपेयर्ड या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सेम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपने कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त उसका नंबर चेंज कर दिया। जैसे इन सभी स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहे हैं, इसमें जितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही इसमें हैं, उतने ही इसमें हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आपने उससे कोई नया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर दिया और जितना पहले पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उतने अब नहीं रहे। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद में, जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो जो चार्ज होता है, जो एक्चुअल चार्ज है मॉलिक्यूल का या आयन का, वो सेम रहना चाहिए। जैसे कार्बोनेट पे -2 चार्ज है, इसकी इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी -2 चार्ज है, इसकी इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी -2 चार्ज है। सो ओवरऑल चार्ज सेम रहना चाहिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनसे रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम होगी। रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उसमें से आपको मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखनी है, और रेजोनेंस हाइब्रिड और मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो एनर्जी डिफरेंस है वो कहलाएगा रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी मॉलिक्यूल को उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ हमने एक टर्म यूज़ की है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उसमें से मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स निकालने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले आप ये देख लीजिए, ये तीनों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, हमने अभी तक जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की है मॉलिक्यूल्स की, वो सब इक्विवेलेंट हैं। कैसे पता लगता है? देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे ओवरऑल जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग पैटर्न सेम है, चार्ज सेम है, तो इस वजह से ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इक्विवेलेंट है। इस तरह से ओजोन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी इक्विवेलेंट है और नाइट्रेट की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी इक्विवेलेंट है। तो इस केस में तो हम किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रेजोनेंस एनर्जी निकाल सकते हैं, बट अगर डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो तो हम रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकालते हैं, चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा पॉइंट है पहला, कि जब चार्ज सेपरेशन हो जाता है तो रेजोनेंस एनर्जी जो है वो, चार्ज सेपरेशन हो जाता है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। चार्ज सेपरेशन का मतलब क्या है? देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, आर में बी एनी एल्काइल ग्रुप, इसमें डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर है, कॉन्जुगेशन है, तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे तो लोन पेयर यहाँ आएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा,
ये किस तरह से करते हैं वो मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी, अभी आपको सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। अब इसमें देखिए, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, फर्स्ट पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, तो इसको बोलते हैं चार्ज सेपरेट हो गया, चार्ज सेपरेशन हो जाना। देखिए ओवरऑल तो अभी भी ये न्यूट्रल ही है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो वो रूल तो फॉलो हुआ है हमारा, बट चार्ज जो है वो सेपरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो गया। तो इस तरह से जब भी चार्ज सेपरेशन हो जाता है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा एनर्जी वाली है और ये कम एनर्जी वाली है। ये ज़्यादा एनर्जी वाली है यानी ये लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और आपको क्या करना है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी यूज करनी है फॉर रेजोनेंस एनर्जी। नेक्स्ट है पॉइंट इसमें कि अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते वक्त नेबरिंग एटम्स पे यानी पास पास वाले एटम्स पे अगर सेम चार्जेस आ जाएं तो वो हाईली अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं N2O का, ओके। N2O की स्ट्रक्चर ये है, अब देखिए पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे पॉसिबल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना। तो इसकी फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होगी, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर -2 चार्ज आ गया है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर थे, ये लोन पेयर उसने नाइट्रोजन को दिए और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ओके। तो देखिए इस नाइट्रोजन को कोई फर्क नहीं पड़ा, इसके पास में जो पहले पाई बॉन्ड था वो इधर आके बन गया, तो इसका चार्ज एज सच रहा, बट इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दे दिए यहाँ पे बॉन्ड के लिए, इसलिए उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ देखिए नेबरिंग एटम्स जो है, पास पास वाले एटम्स दोनों, उन पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे और ऑक्सीजन पे। सो ये हाईली अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो नेबरिंग एटम्स पे अगर सेम चार्जेस आ जाएं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर नेगेटिव चार्ज जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे आ जाए और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आए तो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। जैसे एग्जांपल से बताती हूँ मैं आपको, ये है विनाइल अल्कोहल, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पाई बॉन्ड है, तो ये लोन पेयर यहाँ जाएंगे, ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, देखिए कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, बट कार्बन पे आया नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये चार्ज सेपरेशन की वजह से भी लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। एट लास्ट रेजोनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है उतनी मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है। रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है, उसकी रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये सिर्फ हमने हाइपोथेटिकली ड्रॉ की हैं। एक्चुअल मॉलिक्यूल जो है वो है रेजोनेंस हाइब्रिड, ओके। और हमें ये नहीं एज्यूम करना चाहिए कि जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है इट एग्जिस्ट इन वन कैनोनिकल फॉर्म फॉर सम टाइम एंड आफ्टर दैट इट कन्वर्ट इनटू द अनदर कैनोनिकल फॉर्म, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल मॉलिक्यूल इज कम्प्लीटली डिफरेंट, वो ऐसा नहीं कि कुछ देर एक कैनोनिकल फॉर्म में फिर दूसरी कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अभी हमने कहा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल, ओके। तो हम ये जो साइन बनाते हैं ये वाला डबल हेडेड एरो वाला, इट डजेंट रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में भी हम इस तरह का साइन बनाते हैं डबल हेडेड एरो, और उस जगह इसका मतलब होता है कि एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। बट यहाँ जो हमने डबल हेडेड एरो बनाया इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाली स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट हो रही है। ये स्ट्रक्चर एक अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर एक अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर लुईस स्ट्रक्चर। हमने पहले ही बोला था
कि जो भी हम पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, लुईस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं मॉलिक्यूल के लिए, वो सब उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है। बट जो हम रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करते हैं, इट इज़ नॉट अ लुईस स्ट्रक्चर। वो सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का इंटरमीडिएट कुछ होता है, बट वो लुईस स्ट्रक्चर नहीं है। मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड लेंथ होगा और बॉन्ड ऑर्डर होगा, वो मॉलिक्यूल की जितनी भी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करी है उसका इंटरमीडिएट होगा। जैसे हमने ओजोन का एग्जांपल देखा था, ओजोन की बॉन्ड लेंथ थी वो ना तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ के बराबर थी, ना डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ के बराबर थी। उसका बीच का कोई था, वो पॉइंट था, वो ओजोन की बॉन्ड लेंथ के बराबर था। इसी तरह से हम बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या है? बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स in all resonating structures divided by total number of resonating structures. ठीक है, एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको। जैसे हमने कार्बोनेट की पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करी थी। तो जैसे मुझे इस पोजीशन पे जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो देखिए, इस पोजीशन पे बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में? यहाँ 2, यहाँ 1 और 1 यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो गया 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कार्बोनेट की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी ड्रॉ की है हमने? 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 4/3। इसी तरह से आप यहाँ का भी निकाल सकते हैं, 1 1 एंड 2, 4 बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3, 4/3। सिमिलरली इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर भी 4/3 आएगा, 1 2 एंड 1। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4 डिवाइडेड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दैट इज 3, 4/3। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में रेजोनेंस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं। मतलब अभी मैंने जस्ट आपको बड़ा शॉर्ट में बताया, वहाँ हम डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ की जाती है, उसकी टिप्स क्या हैं, ट्रिक्स क्या हैं, और प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।